हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। ये फर्स्ट पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? ऑब्लिक हेरिडिटी वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत जेनेटिकल कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यानी माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, उसी को इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसमें माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, अर्थात जेनेटिकल कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, उस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। द नेक्स्ट पोर्शन है वेरिएशन। हमने देखा है कि एक ही माँ बाप की सभी संतानें एक जैसे नहीं होती हैं, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, उनमें कुछ न कुछ डिफ्रेंशिएशन जरूर होता है, केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके। तो ये जो भिन्नताएं हैं, यानी कि माता पिता की सभी संतानें ऑफस्प्रिंग एक जैसे नहीं होती हैं, उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, इसी को वेरिएशन कहते हैं। अब हम अगला जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ biology which deals about the inheritance and variation is known as genetics। फिर से सुनना कि जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर मेंडल इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर पी प्लांट पर किया था। पायसम सेटाइवम, इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल शुरू से ही उनको जो है गार्डनिंग यानी बाग बगीचे में गार्डनिंग करने का शौक था, क्योंकि इनके पिताजी ऑस्ट्रिया के बून शहर में एक बिशप थे, और वहीं चर्च में जो है वो जो खाली ज़मीनें थी उस पर जो है फूल पत्तियां उगाई गई थी, उसी में ये पायसम सेटाइवम गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे।
इन्होंने एक समय में केवल एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर को, यानी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, और जो उन्होंने क्रॉस कराया उसका स्टैटिकल डाटा कलेक्ट किया। यही मेंडल के सफलता का राज था। इसके पहले भी तमाम वैज्ञानिकों ने जो है, साइंटिस्ट ने जो है इस पर जो है प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने जो है एक समय में एक कैरेक्टर को नहीं लिया और दूसरी चीज ध्यान दिया। और दूसरी चीज कि उसका कंप्यूटराइज डाटा, वो स्टैटिकल डाटा जो है कलेक्ट नहीं किया। इन्होंने मटर के प्लांट का जो है ट्रू ब्रीड वैरायटीज प्राप्त करने के लिए, ट्रू ब्रीड वैरायटीज प्राप्त करने के लिए कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और कराने के बाद से टू ब्रीड जो है वैरायटी जो है प्राप्त किया। इन मटर के प्लांट्स में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया। एक समय में इन्होंने जो है जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सिंगल कैरेक्टर को, जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर था, क्योंकि मटर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं जिसको अभी हम डिस्कस कर देंगे। तो एक समय में उन्होंने सिंगल अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने 2 अल्टरनेटिव यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद उसके सीड को सोइंग किया गया और जर्मिनेट हुआ, तो उसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा गया। F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी क्रॉस कराने के बाद से, पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराने के बाद जो सीड उत्पन्न हुआ उसको जो है ग्रो कराया गया, तो उसको हम F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। फिर F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया और जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हुई उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ इस टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स में, जैसे एक होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स उसको कहते हैं जो अपना प्रभाव फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन में दिखाता है, यानी उस जीन के कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं, और जो जीन्स का अपीयरेंस कैरेक्टर, फिनोटिपिक अपीयरेंस F1 जनरेशन में नहीं होता है उसको रिसेसिव कहते हैं, उसको रिसेसिव जीन कहा जाता है। और डोमिनेंट जीन जो कैरेक्टर गवर्न करता है उसे डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव जीन जो कैरेक्टर गवर्न करता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप
टाइप एंड फिनोटाइप। किसी प्लांट या सीड का जो जीनिक संरचना है, उस जीनिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। और उस प्लांट का या सीड का जो बाहर से देखने में कैसा दिखाई देता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। अब हम आ जाते हैं एलील एंड एलीलोमॉर्फ। एलील क्या है? एक ही जीन जब म्यूटेंट करता है, म्यूटेशन होता है, तो उसके कई रूप बन जाते हैं। उस प्रत्येक रूप को जो है हम एलील कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन्स जिम्मेदार होते हैं, IA, IB और I0/I। इस जीन के कई रूप होते हैं। जैसे ये एक जीन I है और इसके ये 3 रूप हैं, IA, IB, I0 या I। तो ये इनको जो है हम एलील कहेंगे और इनके द्वारा जो कैरेक्टर निर्धारित होगा उसको एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे ये IA होता है A ब्लड ग्रुप के लिए, IB होता है B ब्लड ग्रुप के लिए, तो ये कैरेक्टर निर्धारित हो, इसको एलीलोमॉर्फ कहते हैं। तो अब हम जानते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, एलील एलीलोमॉर्फ क्या है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मेंडल ने जो मटर के 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया, वो निम्न प्रकार से हैं। ये इसमें प्लांट कैरेक्टर लिखेंगे और डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट ट्रेट्स है और ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है और रिसेसिव टर्मिनल है। फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट रिसेसिव ट्रेट है। और सीड शेप राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकलेड रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड कलर वेलो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉड शेप स्मूथ constricted pod color green वेलो। एक ओह 4 5 6 7, ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं मेंडल के, मटर के, जो मेंडल ने इन पर जो है अध्ययन किया था और एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रख कर के ही उन्होंने क्रॉस कराया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट मटर सिलेक्शन करने का क्या रीज़न था। पहला रीज़न है कि
मटर प्लांट, पी प्लांट एनुअल है, अर्थात इसके कई जनरेशन का अध्ययन जो है बहुत कम समय में किया जा सकता है। दूसरा सिलेक्शन का इसका कारण है कि यह इजी टू हैंडलिंग एंड रेज ग्रो द क्रॉप, माने इसको जो है देखभाल करना, उगाना बहुत ही आसान होता है। तीसरी चीज़ है कि इसमें फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है और जनरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरे पौधे के जो एंथर से वो पोलन ग्रेन को लेते हैं और उसी जात के दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर छिड़कते हैं। लेकिन स्टिग्मा पर छिड़कने से पहले दूसरे प्लांट के फ्लावर का जो स्टेमन होता है उसको फोर्सेप्स से निकाल देते हैं ताकि उसके स्टेमन से सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन से न होने पाए। तो इसके लिए जिस पर ला करके पोलन ग्रेन को डस्ट करना है उसके स्टेमन को पहले से हम निकाल देते हैं फोर्सेप के द्वारा और तब उसी जात के एक पौधे से पोलन ग्रेन ला करके और निकाले गए स्टेमन वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर हम डस्ट कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। मटर पी प्लांट में एक ही जनरेशन में बहुत ज़्यादा सीड भी उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार हमको अध्ययन करने में और मेंडल को अध्ययन करने में सुविधा थी। इसीलिए मेंडल ने जो है और इसमें जो है जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर पाए जाते हैं तो आसानी से अध्ययन करने में भी सुविधा थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेंडल का ऑब्जर्वेशन क्या रहा। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने ये देखा कि जब पेरेंट पीढ़ी यानी सपोज कर लो कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, इसका ये जो पेरेंट पीढ़ी है और इसका जो है ये जीनोटाइप हुआ, ड्वार्फ का जीनोटाइप ये हुआ टाल लंबा के लिए और इससे जो गैमिट बनेंगे तो गैमिट में हाफ नंबर क्रोमोसोम कहा जाते हैं तो जीन भी हाफ हो जाते हैं। तो ये गैमिट हो गया, ये गैमिट हो गए। फिर जो है एक को मेल मान लो और दूसरे को फीमेल मान लो। अब ये F1 पीढ़ी हुआ और ये टाल होगा। तो मेंडल की जो ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने देखा कि जब हम पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं, जब सिंगल कैरेक्टर अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रख करके, तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। तो और फिर जब इसी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है ये F2 जनरेशन है और इसमें 3:1 रेशियो टाल और ड्वार्फ के मिलते हैं।
इससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो अपीयर होने वाले कैरेक्टर के साथ ब्लेंडिंग कर जाता है, मिक्सअप कर जाता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है और नेक्स्ट जनरेशन में वो जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखाई दिया था वो नेक्स्ट जनरेशन F2 में दिखाई दे देता है। और 3:1 रेशियो का 3 टाल 1 डार्फ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी जब 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टर को क्रॉस कराया गया था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी सेम रिजल्ट देखने को मिलता है और उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन का है 9:3:3:1 है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेंडल की फाइंडिंग थी, ऑब्जर्वेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो पी प्लांट पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उस ऑब्जर्वेशन को, उस डाटा को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर से एक मैगजीन प्रकाशित होती थी। उस मैगजीन का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। द एनुअल proceedings of natural history society of Brunn। इस मैगजीन में उन्होंने अपने लॉ को 1866 में पब्लिश कराया। जैसा आप लोग जानते हैं मेंडल का जो बर्थ है वो 1822 है और इनकी डेथ जो है 1884 में हुई थी। तो 1866 में वो अपने लॉ को, जो उनकी ऑब्जर्वेशन था, जो फाइंडिंग थी, उसको उन्होंने इस द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून मैगजीन में पब्लिश कराया। लेकिन वर्ल्ड के साइंटिस्ट उनके इस लॉ पर विशेष ध्यान नहीं दिए और 1884 में इनकी डेथ भी हो गई। और न ध्यान देने का मेन कारण यही था कि उस समय डार्विन्स लॉ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बहुत जोरों पर जो है चल रहा था और विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर था, डार्विन के लॉ पर था, इसलिए इस लॉ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1884 में इनका डेथ हो जाता है और इनके डेथ होने के लगभग 16 ईयर आफ्टर इन 1901 में इन 1901 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग अलग देशों में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके सेम फाइंडिंग दिया था जैसा मेंडल ने 1886 में इस मैगजीन में पब्लिश कराया था। वो 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के वान
शेर, मार्क और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ये अपने अपने कंट्रीज में उन्होंने सेम फाइंडिंग प्राप्त की थी जो मेंडल ने लगभग 16 ईयर बिफोर जो है 1800 वो लगभग जो है ये 1886 में उन्होंने पब्लिश कराया था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को, तीनों साइंटिस्ट को ज्वाइंट रूप से मेंडल लॉ के पुनर्खोजकर्ता या मेंडल लॉ के रीडिस्कवरर के रूप में जानते हैं, जिन्होंने मेंडल्स लॉ को जो पुनः खोज किया था। और तब जाकर के मेंडल को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का श्रेय मिला और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इनके तीनों लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंडल ने 3 लॉ दिया था। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ gametes, law of independent assortment। ये जो ऊपर वाले दोनों लॉ हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं और जो नीचे वाला लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो हम लोग पहले इन दोनों लॉ को जो है अध्ययन करेंगे, इससे हमें क्लियर भी हो जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मैंने अभी बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब एक सिंगल अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। तो पहले हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये टॉल प्लांट का क्रॉस एक को मेल मान लो और ड्वार्फ ये फीमेल, ये पेरेंट हो गए P1 पीढ़ी। ये जीनोटाइप इनका है, इनसे जो गैमेट बने लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यह बताता है कि जब अल्टरनेटिव सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है और दूसरा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। तो जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और जो नहीं दिखाई देता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। चूँकि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को F1 पीढ़ी में अपीयर होने नहीं देता है, इसी को डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि जो टॉल कैरेक्टर है वो डार्फ कैरेक्टर को F1 पीढ़ी में अपीयर नहीं होने देता है, इसलिए जो है टॉल को डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे और डार्फ को रिसेसिव ट्रेट कहेंगे और इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब इसमें हम जो है यहाँ तक तो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए। तो इनके भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। इसमें भी एक मेल होगा एक फीमेल,
इनसे ये गैमेट बने। ये वाला गैमेट इस गैमेट से मिलेगा, ये टॉल। ये वाला इससे मिलेगा, ये टॉल। ये वाला इससे मिलेगा, टॉल। ये वाला इससे मिलेगा, ड्वार्फ। F2। तो जब हम F1 पीढ़ी के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जो कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ था F1 पीढ़ी में, वो F2 पीढ़ी में अपीयर हो जाता है। और ये फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2, जीनोटिपिक रेशियो ये हो जाएगा, ये फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। यानी 1 प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल और 1 प्योर डार्फ। तो अगर इनके जीनोटाइप को देखा जाए तो ये दोनों हाइब्रिड हो गए, टाल हैं लेकिन ये हाइब्रिड हैं। और इसका कैसे पता लगाएगा जाएगा आगे हम टेस्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट हमें क्या बताता है कि जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है वो कैरेक्टर F2 पीढ़ी में दिखाई देता है। अर्थात हर कैरेक्टर एक दूसरे से ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं अल्टरनेटिव कैरेक्टर, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए जो गैमेट बनता है वो अपने आप में प्योर होता है, शुद्ध होता है। जैसे ये टाल कैरेक्टर का गैमेट है, टाल जीन के लिए गैमेट है, ये डार्फ जीन के लिए गैमेट है। तो गैमेट अपने आप में प्योर होते हैं हर कैरेक्टर के, उनके लिए हर कैरेक्टर का प्योर जीन होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। तो ये पूरा जो है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आएगा, क्योंकि यहाँ एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर को, सिंगल अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रखा गया है, टाल और डार्फ। अब हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।